बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मेल जेनिटल सिस्टम। मेल जेनिटल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टेस्टिकुलर ट्यूमर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट इंपॉर्टेंट है। नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स भी देखेंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स WHO ने मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किए हैं इनटू 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। एक होते हैं जो कि स्ट्रोमल कंपोनेंट्स के ट्यूमर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। अब स्ट्रोमा में हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, जैसे आपको पता है लेडिंग सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की, तो उसके अंदर क्या क्या होता है? स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। उनके दरमियान में हमारे पास पड़े होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। ऐसे ही है ना। तो जो ट्यूमर्स होंगे स्ट्रोमा के, मतलब इसके और लीडिंग सेल्स के, स्ट्रोमल सेल्स किस किस के, सर्टोली सेल्स के और लीडिंग सेल्स के, ठीक है। लीडिंग सेल्स इनके ट्यूमर्स होंगे, और बाकी जर्म सेल के ट्यूमर्स होते हैं ये स्पर्मेटोसाइट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रोमल कंपोनेंट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है, और लीडिंग सेल्स। तो उन 2 के ट्यूमर्स स्ट्रोमल ट्यूमर्स में आ गया है, कंबाइंड होते हैं, जिनमें जर्म सेल ट्यूमर्स और स्ट्रोमल सेल दोनों का कम्बिनेशन होता है। उसके अलावा 95% सबसे कॉमन हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। अब जर्म सेल ट्यूमर्स जो होते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स, या तो जर्म सेल्स होते हैं ना, वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू, जो कि बनाएंगे आगे जाके स्पर्म्स, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोसिटिक डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास बना रहे होते हैं एंड्रोडम, मीजोडम, एक्टोडम, और इसके अलावा जितने योक सैक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो नॉन स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर्स देंगे, सही है। जो स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर्स देंगे उनको हम कहते हैं सेमिनोमास, ठीक है। और जो नॉन स्पर्मेटोसिटिक होते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमास, योक सैक ट्यूमर्स, कोरियोकार्सिनोमास एंड टेराटोमास। ये आपको इस तरह याद कर लेने, ठीक है। होपफुली आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई। अब उससे पहले हम कुछ MCQs कर लेते हैं। MCQs हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे कॉमन ट्यूमर जो टेस्टिकुलर हैं दे आर सेमिनोमास, अडल्ट्स में स्पेशली। 3 ईयर से छोटे बच्चों के अंदर जो ट्यूमर सबसे कॉमन है दे आर योक सैक ट्यूमर्स। 3 ईयर से अबव 14 ईयर से कम, एडोलेसेंस, प्री प्यूबर्टल जिस पीरियड को कहते हैं, उसमें हमारे पास टेराटोमास बहुत कॉमन है। 60 ईयर से अबव जो लोग होते हैं उनमें लिम्फोमास बहुत कॉमन है। ये MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो मैंने कहा कि क्लिनिकली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमेटस एंड नॉन सेमिनोमेटस। आपको अगर ये पता हो जाए ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना आगे जाके लिख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा सेमिनोमेटस कौन से ट्यूमर्स हैं और नॉन सेमिनोमेटस कौन से हैं। अच्छा, सेमिनोमेटस ट्यूमर्स जो हैं दे आर लार्जर, ठीक है, और दे आर कन्फाइंड टू टेस्टिस। ये टेस्टिस तक ही रहते हैं। इनका जो मेटास्टेसिस होता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, वो रीजनल लिम्फ नोड्स तक होता है, मतलब आसपास के जो लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर आप कह लें कि एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स उन तक रहेंगे, ज़्यादा दूर मतलब लिम्फ नोड्स में मेटास्टाइज नहीं करते। जो नॉन सेमिनोमेटस होते हैं, जैसे कि हमारे पास योक सैक ट्यूमर हैं, कोरियोकार्सिनोमास हैं, टेराटोमास वगैरह हैं, दे आर स्मॉलर बट दे आर नॉट कन्फाइंड टू टेस्टिस। ये डिसलॉज हो जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और इनका हेमाटोजीनस स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस इनके अंदर क्या है कि ये रेडियो सेंसिटिव होते हैं। सेमिनोमेटस जो होते हैं ये रेडियो सेंसिटिव होते हैं, रेडियोथेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। जबकि नॉन सेमिनोमेटस है, इनका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है और रेडियो सेंसिटिव नहीं होते, ये रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे मैं इनके साथ साथ ही सीरम मार्कर्स बता दूंगा जो जो ट्यूमर्स आएंगे, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स के, ठीक है। अब जर्म सेल ट्यूमर्स के रिस्क फैक्टर क्या होंगे? लाजमी सी बात है कोई ऐसी चीज़ जो कि गुनेड्स के साथ मसलाकारी होगी। क्रिप्टोर्चिडिज्म आपको पता है। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है कि जो टेस्टिस डिसेंड नहीं करती। जब टेस्टिस डिसेंड नहीं करती तो नॉर्मली क्या होता है कि जो अंदर हमारे पास सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल होती है उसका क्या होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर टू डेवलपिंग सेमिनोमास, ठीक है। अच्छा, और किन में ज़्यादा होता है? एब्डोमिनल टेस्टिस में, ठीक है। समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है ना टेस्टिस डिसेंड करती हैं एब्डोमिन से इंग्वाइनल कैनाल में, देन इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस में आती हैं, ऐसे ही है ना, स्कोटम में आती हैं। एब्डोमिनल टेस्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग सेमिनोमास। अच्छा, दूसरा है साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अब साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एक बहुत कॉमन है, आपको याद रखना है, आइसोक्रोम P12, ठीक है। 12 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर।
सो ये साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी बहुत कॉमन है। उसके अलावा कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि टेस्टिस की डेवलपमेंट में नॉर्मल ना हो, ठीक है, जैसे क्रिप्टोर्चिडिज्म हो गया, हाइपोस्पेडेसिस हो गया। हाइपोस्पेडेसिस होता है कि आपकी जो यूरिथ्रा होता है नॉर्मली वो कहाँ से होकर ग्लैंड्स प्यूबिस के अंदर से, ठीक है, ग्लैंड प्यूबिस के अंदर से आपका यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है ना। तो अगर ऐसा हो कि ये वेंट्रल सरफेस मतलब नीचे वाली सरफेस के ऊपर कहीं पे यूरिथ्रा की ओपनिंग हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पेडिसिस एंड पुअर स्पर्म क्वालिटी, दीज आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, और लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस जो है ना, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ट्यूमर्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स, ये दो तरह की फॉलो करते हैं पैथोजेनेसिस। या तो ये डायरेक्टली ट्यूमर्स में डेवलप हो जाते हैं सेल्स, ठीक है, या फिर इनके अंदर पहले एक कार्सिनोमा इन सीटू की फेज़ आती है एंड देन दे गो इनटू द ट्यूमर्स, ठीक है। सो जो कार्सिनोमा इन सीटू की फेज़ है उसको हम नाम देते हैं इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, ठीक है। इसी को कार्सिनोमा इन साइटू को ही कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा इन साइटू को दूसरा नाम क्या है, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया। सो ये फेज़ कुछ फॉलो करते हैं और कुछ जो हैं वो ये फॉलो नहीं करते और डायरेक्टली ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, सही है। आपने लिखना है कि ये रिस्क फैक्टर हैं और ये हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे पैथोलॉजिक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब कौन से फॉलो नहीं करते कार्सिनोमा इन साइटू की फेज़ को, ठीक है, तो ये आपने नाम याद रख लेने हैं। सेमिनोमाज में एक सेमिनोमा है, सेमिनोमा की हम क्लासिफिकेशन अभी आगे पढ़ेंगे। सेमिनोमाज ना बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक सेमिनोमा होता है जिन्हें हम कहते हैं क्लासिकल सेमिनोमास, ठीक है। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनाप्लास्टिक, ठीक है। और तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमास। तो इनमें से स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा जो हैं वो कार्सिनोमा इन साइटू की फेज़ को फॉलो नहीं करते, सही है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा प्रीप्यूबर्टल टेराटोमास, प्रीप्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर्स ये भी फॉलो नहीं करते। तो ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। अब जो कार्सिनोमा इन सीटू की फेज़ है वो किस तरह डेवलप होती है। सबसे पहले बंदे के अंदर पहले से ही कोई म्यूटेशन होती है, कोई ना कोई क्रिप्टोर्चिडिज्म उसके अंदर होता है, या फिर हमारे पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की कोई म्यूटेशन होती है, जैसे हम किट रिसेप्टर म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई म्यूटेशन होती है। फिर देन अच्छा ये इन यूट्रो ही होती है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके अंदर इन यूट्रो ही कोई एबनॉर्मेलिटी है। देन सेकंड हिट का मतलब है कि उसने फिर दोबारा से कोई एक्वायर की जेनेटिक म्यूटेशन, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जो डिफ्रेंसिएशन है वो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि कार्सिनोमा इन साइटू की जो फेज़ होती है ये प्री प्यूबरिटी इस तरह ही रहती है, डॉर्मेंट फेज़ में रहती है। बंदे को नहीं पता होता, उसकी टेस्टिस के अंदर इनलार्जमेंट नहीं है, कोई और सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जैसी प्यूबरिटी आती है, तो देन द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड एबनॉर्मली, ठीक है, और वो इन्वेसिव कार्सिनोमास में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल लिखना है कि कोई पहले से जेनेटिक म्यूटेशन होती है, उनके अंदर क्या होता है, अरेस्टेड डिफ्रेंशिएशन होती है और कार्सिनोमा इन सीटू बन जाता है, ठीक है, जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर फर्दर आइसोक्रोम P12P मतलब एक फ्रैगमेंट उसकी म्यूटेशन आ जाए, या कोई और लेट इवेंट्स आए, क्रिप्टोर्चिडिज्म है या कुछ भी और, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, जो ही हार्मोनल इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है प्यूबरिटी का, तो वो इन्वेसिव जर्म सेल ट्यूमर में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आपको जनरल पता होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाएं सेमिनोमास के ऊपर, हम सेमिनोमास करते हैं। सेमिनोमास जो है ना वो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू से पूछे जाते हैं। अब सेमिनोमास मैंने आपको बता दिया कि इनकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है, दे आर टिपिकल, क्लासिकल, ठीक है, टिपिकल या क्लासिकल एक टाइप सबसे कॉमन, देन एनाप्लास्टिक, ठीक है, एंड देन स्पर्मेटोसिटिक। ये तीन तरह के सेमिनोमास होते हैं। अच्छा जो सेमिनोमाज हैं इनके अंदर जेनेटिक अल्टरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, आइसोक्रोम P12 म्यूटेशन ऑफ किट रिसेप्टर्स, जो टायरोसिन रिसेप्टर हैं, किट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, ये म्यूटेशन है, आपको जनरली मैंने आपको ऊपर ही बता दी। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्यूमर मार्कर कॉमन होता है दैट इज़ प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेट PALP, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इसका इनका सीरम मार्कर है, ठीक है। अच्छा ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। अब मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है इसकी। अब आपको अच्छा ये ना ग्रॉस में कैसे नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। आप ग्रॉस में अब इसकी पिक्चर देखें, आप यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है टेस्टिस के कट सेक्शन पे क्या मिल रहा है कि ये बल्कि एरियाज़ हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एरिया से रेज्ड हैं, ठीक है, इस तरह ही नज़र आ रहा है। सेकेंडली इसके अंदर कोई हेमरेज या नेक्रोसिस नज़र नहीं आ रहा आपको, और हेमोजेनस बल्कि मैसेज हैं ये, ठीक है। तो ये इसकी हो गई ग्रॉस अपीयरेंस, ठीक है।
तो क्या है कि इनके अंदर नेक्रोसिस नज़र नहीं आ रहा आपको, एक बात। सेकंड बात आपको क्या है कि ये होमोजेनस अपीयरेंस के हैं, बल्कि मैसेज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और लिब्यूलेटेड हैं, लिब्यूल की तरह नज़र आ रहे हैं। ये इसकी ग्रॉस हो गई। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखते हैं। ये देखें माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, लोब्स बन रहे हैं। ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है। अब ये लोब बने कैसे हैं, इनको फाइब्रस सेप्टा ने डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही है ना, ये सारा फाइब्रस सेप्टा, ठीक है। तो ये फाइब्रस सेप्टा क्या कर रहा है, फाइब्रस सेप्टा इनको लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है, लोबुलर पैटर्न है, ठीक है। जब भी हम ट्यूमर लिखते हैं तो दो चीज़ें लिखते हैं, क्या 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 लिखते हैं ट्यूमर्स में, हम हमेशा लिखते हैं एक चीज़ के उनका ग्रोथ पैटर्न क्या है, और दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल सेल्स किस तरह हैं। तो ग्रोथ पैटर्न आपको मिल गया। ग्रोथ पैटर्न कैसा है, ग्रोथ पैटर्न इनके अंदर कैसा है, लोब्यूलर है, ठीक है। लोब्स में कैसे डिवाइड हुआ, थिन फाइब्रस सेप्टा है, जो कि जिसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट हैं, ये लिम्फोसाइट्स आपको मिल रहे हैं बहुत सारे फाइब्रस सेप्टा के अंदर, ठीक है, एक चीज़। सेकेंडली, अब इंडिविजुअल सेल्स, ग्रोथ पैटर्न हमने कर लिया, दूसरा क्या मैंने कहा लिखना होता है आपने, इंडिविजुअल सेल्स कैसे हैं। अब इंडिविजुअल सेल्स को देखें, आपको कैसे नज़र आ रहे हैं इंडिविजुअल सेल्स को। आप देखें, एक इंडिविजुअल सेल जो है वो लार्जर है, उसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है, ठीक है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस है, ठीक है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है। और उसके अलावा आपको एक खास चीज़ नज़र आ रही है, पेरी न्यूक्लियर हैलो है इसके आसपास, ठीक है, क्लियरिंग है, ईओसिनोफिलिक नहीं है, क्लियर सेल्स हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, पेरी न्यूक्लियर हैलो है। बाहर सेल मेम्ब्रेन आपको वाज़े नज़र आ रही है, ऐसे ही है, पॉलीगोनल सेल्स हैं ये ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास क्लियर है सारी जगह, ये वाली सारी जगह क्या है, क्लियर है। सो इसको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर क्लियरिंग है, ठीक है, वाटरी अपेयरिंग। इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इनके अंदर ग्लाइकोजन की डेपोजिशन हुई होती है या लिपिड्स की डेपोजिशन हुई होती है, दैट्स वाई दे अपीयर लाइक दिस, ठीक है। तो राउंड टू पॉलीगोनल सेल्स हैं, लोब्यूलर पैटर्न है, फाइब्रस सेप्टा ने इन्हें डिवाइड किया हुआ है। फाइब्रस सेप्टा के अंदर क्या है, लिम्फोसिलेटिक इन्फिल्ट्रेट्स हैं, क्लियर सेल्स हैं, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर हैलो नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म वाटरी और क्लियर है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होगी, आपको होपफुली समझ आ गई होगी क्लासिकल सेमिनोमास की। एनाप्लास्टिक सेमिनोमा में क्या होता है कि रैंडम शीट्स होती हैं सेल्स की, और सारे के सारे प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, जिनका साइटोप्लाज्म और तरह का है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस रेशो डिस्टर्ब हुई है, माइटोटिक फोकाई भी नज़र आ रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। सो एनाप्लास्टिक, जैसे एनाप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जिन सेल की कोई खास शेप वेप कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोटिक फिगर ढेर सारे आपको मिलेंगे, सेल्स का न्यूक्लियस डिफरेंट होगा, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशो डिस्टर्ब हुई होगी, तो ये एनाप्लास्टिक हो गए। आखिरी देखते हैं स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमास। अब स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमास मैंने आपको बताया था कि वाहिद वो होते हैं इन सेमिनोमास में से जो कि कार्सिनोमा इनसाइटू, ठीक है, जर्म सेल कार्सिनोमा इनसाइटू ये वाली फेज़ फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो पहला ये डिफरेंट कैसे हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल सेमिनोमास। तो इसके अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के अलावा इनके अंदर लिम्फोसाइट्स नहीं होते, जैसे कि फाइब्रस सेप्टा के अंदर लिम्फोसाइट्स मिल रहे थे क्लासिकल सेमिनोमास में, ग्रैनुलोमास नहीं मिलते। जो क्लासिकल सेमिनोमास होते हैं वो 10 to 20% सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और उनके साथ मिक्स होके भी मतलब हमें नज़र आ सकते हैं। सो ये बिल्कुल मिक्स नहीं होते, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट इनके अंदर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, और इनका एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर साइट्स भी नहीं है। क्लासिकल सेमिनोमास एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर साइट से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि एडमिक्स नहीं होते बाकी जर्म सेल ट्यूमर्स के साथ, ये एक डिफरेंस हो गया। और इसकी कोई इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, ये जिसको हम कार्सिनोमा इनसाइटू फेस कह रहे हैं, वो भी नहीं होती। तो 5-6 चीज़ें हैं, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नहीं मिलेंगे आपको, एडमिक्सचर विद अदर जर्म सेल ट्यूमर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के साथ इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, और कार्सिनोमा इनसाइटू वाली फेज़ इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको, और कोई एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर इनकी साइट ऑफ ओरिजिन नहीं है। सो ये आपको बातें होपफुली क्लियर होंगी। दूसरा ये है कि इनका प्रोग्नोसिस बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल सेमिनोमास, बेटर, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि एक तो ओल्ड एज में होते हैं, और सेकेंडली ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रो करते हैं, तो इसलिए इनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हमने डिफरेंस कर लिए, अब इसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर्स जो हैं क्लासिकल ट्यूमर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ग्रॉस में वो कैसे थे, लोब्यूलेटेड थे, होमोजेनस लोब्यूल्स नज़र आ रहे थे, बल्कि मैसेस, ठीक है। इसमें कैसे नज़र आ रहे हैं, सॉफ्ट एंड फिब्राइल, ठीक है। सेकेंडली फ्लैशी, इसकी सरफेस जो है दैट आपको नज़र आ रही है, शाइनी और एडिमेटस मिल रही है, ठीक है। ये इस तरह के मैसेज होते हैं ग्रॉस अपीयरेंस पे।
और जो इसकी मॉर्फोलॉजी है उसमें आप देखें, आपको इसमें 3 तरह की सेल टाइप्स मिल रही हैं। कैसी? स्मॉल सेल्स भी मिल रहे हैं, मीडियम साइज सेल भी मिल रहे हैं और जाइंट सेल्स भी मिल रहे हैं। तीनों तरह के सेल्स मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो 3 तरह की पॉपुलेशन ऑफ सेल्स मिल रही है, ठीक है। अब मीडियम सेल्स आप देखें, यहाँ पे मीडियम सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इधर देखें, ये स्मॉल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये जाइंट सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया इसकी मॉर्फोलॉजी में। उसमें कैसे थे? लोब्यूल्स में थे, फाइब्रस सेप्टा था, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहे थे, इंडिविजुअल सेल्स जो थे वो क्लियर थे, ठीक है। एक और डिफरेंस ये होता है कि इनके सेल्स के अंदर कोई ग्लाइकोजन डेपोजिशन नहीं होती, जैसे कि क्लासिकल सेमिनोमास के सेल के अंदर होती है, जिसकी वजह से ना उनके वाटरी साइटोप्लाज्म नज़र आ रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल सेल्स जो होते हैं ना वो कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? जैसे लिम्फोसाइट होता है वैसे नज़र आ रहे हैं ना। लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? मोनोन्यूक्लियस होता है उनके अंदर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो ये लिम्फोसिटिक सेल्स की तरह ही नज़र आते हैं स्मॉल सेल्स जो होते हैं, ठीक है। सो इनके अंदर और डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर लिम्फोसाइट नहीं होते, लिम्फोसाइट की तरह नज़र आते हैं स्मॉल सेल, लिम्फोसाइट नहीं होते। ग्लाइकोजन नहीं होता, कोई ग्रैनुलोमास नहीं मिलते, कोई सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के साथ एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरह इसकी मॉर्फोलॉजी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम आगे इससे कंटिन्यू